लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हमने बात की थी। लाइफ इंश्योरेंस में एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम है जो इंश्योर्ड को पे करना पड़ता है, एंड इन रिटर्न ही विल गेट कंपनसेशन, assured compensation we can say, at the time of death or maturity period, whichever is earlier. ठीक है ना। नाउ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का डॉक्यूमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न है। वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जब वो एक पॉलिसी की फॉर्म ले लेती है तो ही हम उसे इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। इसमें जो प्रपोजल फॉर्म को फिल करता है, जैसे इंश्योर्ड हम बार बार करते हैं, उसे प्रपोजर बोला जाता है, और इंश्योरर को इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। जब एक प्रपोजर एक्सेप्ट करता है फॉर्म को, प्रीमियम को और पॉलिसी को, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किनके बीच में, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में। जैसे हमने कल भी बताया था, जो लोग होते हैं, पीपल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, हर पर्सन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उनको अलग अलग तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। किसी को पूरे लाइफ की चाहिए, किसी को कुछ ज्वाइंट में चाहिए, किसी को चिल्ड्रंस इंश्योरेंस की चाहिए, किसी को एन्युटी प्लान्स के अकॉर्डिंग चाहिए, मींस एक बार पैसा मिले उसके बाद थोड़ा 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 करके भी मिले, तो अलग अलग टाइप की इसीलिए हमने पॉलिसीज बनाई है। जिसमें फर्स्ट आ जाएगी होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी की अगर हम बात करें, इन दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड सम इज पेड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। मींस होल लाइफ पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें, इस पॉलिसी में जो इंश्योर्ड है उसको तभी पैसा मिलेगा जब उसकी डेथ होगी। इट मींस क्या हुआ कि जो पॉलिसी है इट इज रन फॉर द होल लाइफ ऑफ एश्योर्ड। मींस जब तक वो प्रीमियम पे करेगा, मींस 20 इयर्स पे किया उसने या 30 इयर्स पे किया, ठीक है, हम मान के चलते हैं वो बेनिफिट उठाएगा कब, एट द टाइम ऑफ डेथ। जब उसकी डेथ होगी तो ही उनको वो बेनिफिट मिलेगा। इफ द प्रीमियम इज ऑल्सो पेड फॉर द होल लाइफ, ठीक है, होल लाइफ के लिए देते रहेगा, और तभी इसका नाम रखा हुआ है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है। मीन्स इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट इज पेएबल टू द इंश्योर्ड ओनली ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ ओनली। मीन्स जो उसके जो भी उसका बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा, उनके जो डिसीज मतलब कह सकते हैं हम, उसके घर वालों को मिलेगा। मीन्स जिसकी डेथ हो जाएगी उसके घर वालों को मिलेगा, वो खुद कभी भी इसकी पॉलिसी का फायदा नहीं उठा पाएगा। उसमें लिखा होता है ये कंटेंट कि जब मेरी डेथ होगी मिल जाए मुझे, ठीक है ना। चाहे वो, अब मान लो मैंने बोला एक पॉलिसी होती है मेरी डेथ हो जाए या 70 इयर्स की हो जाए, वो अलग होगी। ये कौन सी पॉलिसी है कि सिर्फ मेरी डेथ होगी, जब भी होगी, चाहे मैं 80 इयर्स में डेथ हो मेरी, चाहे 85 में हो, चाहे 50 में हो, जब भी मेरी डेथ होगी मुझे पेमेंट मिल जाए। किसको मिले, मतलब मेरी फैमिली को। तो वो होती है होल लाइफ। होल लाइफ मतलब मैंने फिर 20 पीरियड्स की करवाई, हो सकता है मैं 60 साल का हो गया पर मैं अभी भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं उसको वो बढ़ती जाएगी, पर जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती। सेकंड इज एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी अगर हम बात करें, जो इंश्योरर है ही पे अ पर्टिकुलर सम एट द डेथ ऑफ द पर्सन और अटेनिंग द पर्टिकुलर एज और द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड विच एवर इज अर्लियर। जो हम बार बार बोलते हैं ना, मेनली जो हम मोस्टली पॉलिसी बोलते हैं, वो एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। मींस इस पॉलिसी का मतलब क्या है, या तो डेथ हो जाए या टाइम पीरियड हो जाए, विच एवर इज अर्लियर पैसा मिल जाएगा।
मीन्स मैंने उसमें लिखवाया कि मैं 60 इयर्स में रिटायर हो जाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल है, और 65 में मुझे पैसा मिल जाए। अगर तो 60 या 65 से पहले पहले मेरी डेथ हो जाती है, अब 65 से पहले, तो ऑब्वियस है जब डेथ होगी तब मिलेगा, नहीं तो 65 इयर्स में मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाए, तो वो होता है एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। मान लो मेरी डेथ 62 इयर्स की एज में हो गई तो पैसा मिल जाएगा, और मैं अगर 65 की होगी और मेरी डेथ नहीं भी हुई तब भी मुझे पैसा मिलेगा। तो जो टाइम पीरियड होगा ऑब्वियस है जल्दी उस पे मुझे पैसा मिल जाएगा। ये होती है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इसके आगे लिख लो आप, चाहे होल लाइफ के आगे लिख लो, सिर्फ डेथ के टाइम पे ही मिलेगा। और यहाँ डेथ या मेच्योरिटी पीरियड के आगे जब भी होगा विच एवर इज अर्लियर उस पे मिलेगा। क्लियर? थर्ड आ जाएगी ज्वाइंट पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है 2 और मोर पर्सन्स के ऊपर ली जाती है, और इसमें जो प्रीमियम होता है वो भी ज्वाइंटली पे किया जाता है। ठीक है, मान लो हम 3 पार्टनर्स हैं, हम तीनों पार्टनर्स ने अपनी मिलके करवा ली, ठीक है, मैंने एम्प्लॉइज की करवा दी सबकी, तो वो होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें जो इंस्टॉलमेंट में जो प्रीमियम पे किया जाता है वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है या लमसम में भी हो सकता है। और जब भी उनमें से किसी एक की भी डेथ हो जाए, ठीक है, मान लो हम 3 पर्सन ने करवाई या हस्बैंड वाइफ ने करवाई, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को भी कुछ हो जाता है तो दूसरे को वो अमाउंट उस समय मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ डेथ। क्लियर? वो होती है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। मोस्टली पर्सन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करवाते हैं, ठीक है, ज्यादातर हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स के बीच में ऐसी पॉलिसीज होती है। नेक्स्ट आ जाएगा एन्युटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी जो एश्योर्ड सम है या पॉलिसी का जो मनी है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद दिया जाता है। कैसे? इन इंस्टॉलमेंट। मान लो मैंने अपनी एज लिखवाई कि मेरी 60 इयर्स में मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, मैं तब तक लाइफ पॉलिसी करवा लेती हूँ। फिर 60 इयर्स के बाद मैंने उन्हें कह दिया, हो सकता है फिर उसके बाद मेरे इनकम कहाँ से होगी, ठीक है ना। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में, चलो उसको तो हम कह देंगे पेंशन मिल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, कहीं प्राइवेट जॉब में, तो वो क्या करेगा? उसके लिए तो शायद हो सकता है अपने हाउस होल्ड मतलब घर चलाने के लिए उनको पैसे की कमी हो। तो कहीं ना कहीं जो ये पॉलिसी होती है इसमें एक तो जो प्रीमियम है वो भी मंथली क्वार्टरली ऐसे एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, और साथ में इनका जो बेनिफिट है वो भी ऐसे लिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि 60 इयर्स की मेरी एज है और मेरी एज मेरी रिटायरमेंट होगी, अब मेरे पास आगे के लिए इनकम नहीं है, तो मैं उस लाइफ पॉलिसी को उस एज पे आते हुए मतलब खत्म करवा दूंगी। उसके बाद वो क्या होगा, उनको कहूंगी कि मुझे बजाय सारा पैसा एक साथ देने की इंस्टॉलमेंट में दो, एन्युटी में दो। एन्युटी होता है तोड़ तोड़ के देना एक तरह की। तो इससे क्या होगा, मेरी रेगुलर इनकम बन जाएगी। मैंने उनको कह दिया मंथली दे दिया करो मुझे उसी पैसों को, तो इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट आप फिक्स कर दोगे, वो आपको मंथली मिलता रहेगा। ऐसे आपकी एक पर्टिकुलर, आप 80 इयर्स तक भी जिए तो आपको वो पैसा डिवाइड होके आपको मिलता रहेगा। उसे बोलते हैं एन्युटी पॉलिसी। और लास्ट आ जाती है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी मोस्टली चिल्ड्रंस के लिए जाती है, मींस पेरेंट्स के द्वारा ली जाती है, गार्डियंस के द्वारा ली जाती है अपने बच्चों के लिए। उनकी एजुकेशन, या दो ही चीजें होती है, या आगे पढ़ने जाना उन्होंने, मान लो हम कहते हैं बाहर, या उनकी मैरिज के लिए। तो यहाँ पर भी एक सर्टेन अमाउंट आप पे करते रहते हो प्रीमियम का, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप उनको कहते हो आपको पे कर देते हैं। मींस मैंने कहा अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, एग्जाम्पल 9 इयर्स का है, तो मैंने कहा इसकी पॉलिसी करवा लेते हैं। जब ये 18 इयर्स का होगा, हो सकता है ये 12th करने के बाद बाहर जाए, इधर जाए, ये करे, कोई कोर्स करे, हम ऐसे सोचते हैं पर्टिकुलरली इंडियंस। तो कुछ पैसा उसके उस समय जब उसकी एजुकेशन का टाइम होगा तो वो पैसा उस समय उसको मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, मैरिजेस के लिए भी रखना पड़ता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो अब ऐसा क्या, इसमें क्या होता है कि मान लो मैंने कहा 18 इयर्स का है तो तब थोड़ा पैसा मिल जाएगा,
फिर मैंने कहा 22 के पास इसकी मैरिज होगी तब मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप इसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है। और आप इसमें प्रीमियम जो होता है वो पर्सन एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त करता है, और अगर आप प्रीमियम पे करते रहो और किसी वजह से प्रीमियम ना पे हो तो वही ये पॉलिसी एक तरह की वो हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। तो मेनली इसमें ये ही अपने चिल्ड्रंस के लिए ली जाती है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड है जो आप देते हो और आप पर्टिकुलर एज अपने बच्चे की बताते हो। जो प्रीमियम है वो अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पर्सन पे करता है, ऑब्वियस है बच्चे थोड़ा ना पे करेंगे। और नो प्रीमियम विल बी पेड इफ डाइज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पीरियड। और अगर कुछ हो जाता है पेरेंट्स को और वो प्रीमियम नहीं पे कर पाते तो भी उसका कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट उसको बच्चों को मिलता है, उसका जितना भी प्रीमियम आपने पे कर रखा होता है। तो ये होता है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दो। हाँ जी, फटाफट कर देते हैं। फर्स्ट थी हमारी होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इतनी सी बात याद रखनी है कि इन दिस पॉलिसी जो इंश्योर्ड है वो उसको जो सम ऑफ मनी है वो कब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ डेथ। मींस इसका मतलब ही है जब मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, जब मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे को तब पैसा मिल जाए। ठीक है, हो सकता है प्रीमियम 20 साल चले, 30 साल चले, पूरी लाइफ चले, वो प्रीमियम का रेट जो है वो फिक्स रहेगा और वो आप कंटिन्यूसली देते रहोगे जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, मैंने वहां कोई एज वो टाइम लिमिट एज लिमिट फिक्स नहीं करा। तो ये क्या है, होल लाइफ मतलब जब तक मैं जीऊंगी मैं तब तक प्रीमियम पे करूंगी, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर सारा पैसा मेरी फैमिली को दे देना। क्लियर है? होल लाइफ मतलब एट द टाइम ऑफ डेथ ओनली। फिर आ जाता है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी में इंश्योरर कहता है कि एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी मुझे पे कर देना जब या तो डेथ हो जाए मेरी या मेच्योरिटी पीरियड आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। मीन्स मैंने वहां ये भी बता दिया कि अगर मेरी डेथ हो जाए या मैंने 70 ईयर्स का वहां टाइम दे दिया, तो इसमें क्या होगा, अगर 70 ईयर्स हो गए मेरे को कुछ नहीं हुआ तो 70 ईयर्स पे मुझे मिल जाएगी, और उससे पहले अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मिल जाएगी। तो ये दोनों में चलती है, विच एवर इज अर्लियर जो होगा उसमें पे वो कर देगी। फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है, मोस्टली ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है। इनमें जो प्रीमियम होता है वो ज्वाइंटली भी पे किया जा सकता है इन इंस्टॉलमेंट और लमसम, और ये ली जाती है एट द डेथ ऑफ एनी ऑफ द सर्वाइवर। मतलब दोनों तीनों में से अगर किसी एक को भी कुछ होगा तो वो मेच्योर हो जाएगी और सबको पैसा मिल जाएगा जो बच जाएंगे। और एन्युटी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है, इसमें आप एन्युटी का मतलब ये तोड़ तोड़ के एक तरह का आपको पैसा मिलेगा। इसमें आप एक पर्टिकुलर एज बता देते हो कि इस एज के बाद मुझे मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली इंस्टॉलमेंट मिलती रहे। मींस मैंने वहां एज लिखवा दी कि 60 इयर्स पे मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद मेरे पास अर्निंग्स नहीं है, तो मुझे जो मेरा LIC का पैसा है वो मुझे इंस्टॉलमेंट में मिलता रहे, तो उसे कहते हैं एन्युटी पॉलिसी। और लास्ट आ जाएगी चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ये हम अपने चिल्ड्रंस के लिए करवाते हैं, पेरेंट्स करवाते हैं। इसका मेन यूज होता है कि बच्चों के जो भी एजुकेशन है या उनके, विनय चौहान ये क्या कर रहे हो आप स्क्रीन पे? क्लियर इट। हाँ, तो एक पर्टिकुलर एज आते आते उनकी एजुकेशन या मैरिज के लिए जिस पर्पस के लिए भी आपने करवाया वहां आपको मिल जाता है। पर अगर किसी वजह से पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो प्रीमियम कंटिन्यू नहीं कर पाते तो भी बच्चों को वो पैसा मिल जाता है, वही वो प्रीमियम स्टॉप होके पैसा बच्चों को मिल जाता है। क्लियर है? ये हमने टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी में फर्स्ट टॉपिक किया लाइफ इंश्योरेंस और उसके टाइप्स। अब है फायर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में काफी नाम आते हैं, और भी कई पॉलिसीज हैं जो छोटी मोटी हैं, जैसे जीवन मित्रा, बीमा संदेश, जीवन सुरभि, जीवन साथी, जीवन किशोर, इस टाइप की काफी सारी LIC चलती है। अच्छा, कई बार इनमें डिफरेंस आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको दोनों करवाई,
होल लाइफ भी करवाई और एंडोमेंट पॉलिसी भी करवाई। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है होल लाइफ और एंडोमेंट पॉलिसी में? होल लाइफ में क्या था, कब पेमेंट मिलेगी? एट द टाइम ऑफ डेथ ओनली। जबकि एंडोमेंट में क्या था, विच एवर इज अर्लियर, डेथ हो जाए या एक्सपायरी ऑफ द टाइम हो जाए, मतलब मेच्योरिटी पीरियड आ जाए। ठीक है ना? अच्छा, अगर रेट ऑफ प्रीमियम की बात करें, जो होल लाइफ पॉलिसी होती है जो डेथ पे मिलेगी, जब भी डेथ हो सकता है 90 इयर्स में हो, तो यहाँ रेट ऑफ प्रीमियम जो होता है वो लो होता है। जबकि एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, जब आप एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हो तो वहां रेट ऑफ प्रीमियम हाई होता है। और प्रीमियम पे करने का क्या होता है, डेथ वाले में मतलब होल लाइफ में तो आप करते ही रहोगे, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, जब तक आप रहोगे, जब तक लाइफ रहेगी तब तक आप पे करते रहोगे। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी में प्रीमियम कब तक पे करोगे, एक फिक्स टाइम तक करोगे। ठीक है ना? अगर डेथ नहीं हुई तो एक मेच्योरिटी पीरियड जो दिया था तब तक दोगे, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। पेमेंट की बात करें तो होल लाइफ में क्या होगा, पेमेंट किसको मिलेगी, उसको बेचारे को तो खुद तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने डेथ का लिखवाया है, उसकी डेथ होगी तभी घर वालों को मिलेगी। लेकिन अगर हम एंडोमेंट पॉलिसी की बात करें तो वो खुद भी यूज कर सकता है और उसके जो पीछे रह गए हैं लीगल एयर्स कह सकते हैं हम, जो भी सर्वाइवल्स है उसके, उनको भी मिल सकता है। तो यहाँ पर वो पॉलिसी का यूज वो तो कभी नहीं करेगा उसमें, लेकिन इसमें नॉमिनी भी करेंगे और खुद भी करेगा। क्लियर? अगर ऐसे कोई डिफरेंस आ जाए तो आप बना सकते हो इजीली। एनी डाउट? नो मैम। परनीत, परनीत, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आती है, अब इसको चेंज करवाओ, बार बार आपका कनेक्शन वो हो रहा है इसमें। हाँ जी, कल जो आपका टेस्ट होगा मैं अभी बता देती हूँ, वैसे मैं मैसेज तो डाल ही दूंगी। वो चैप्टर नंबर 3 का होगा, फुल चैप्टर नंबर 3। ठीक है, हमने पहले हाफ चैप्टर का लिया था, फुल चैप्टर 3 का होगा। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना? नो मैम। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। अभी हमने लाइफ के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा सा फायर के बारे में पढ़ेंगे और उसके एक तरह के एलिमेंट्स और फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे हमने लाइफ में पढ़े थे 4। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में हमने 4 पढ़े थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड होना चाहिए, एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वहां नहीं लगेगा और इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। वो 4 पॉइंट्स उसमें थे, ऐसे ही 4 पॉइंट्स अब इसमें भी होंगे, 4-5 पॉइंट्स। तो अब हम कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी मींस इंश्योरर in return for the consideration agree to indemnify the other party for the financial loss which the latter must suffer due to damage of property insured by fire during a specific period of time up to specific amount। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर 2 पार्टीज होंगी, वो तो आपको ही पता है, एक इंश्योर्ड होगी और एक इंश्योरर होगी, जहां इंश्योरर प्रीमियम पे करने के बदले उनको क्या करेगी, इंडेमनीफाई करेगी, मतलब उनको लॉस से कवर करवाएगी अगर उनको कोई सफर या डैमेज हो जाता है। कब?
ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया और स्पेसिफिक अमाउंट जो दिया गया, अगर उसी के बीच बीच में उनको जो भी लॉस हो जाएगा तो वो उनको कवर अप करवाएगी। किनको? इंश्योर्ड को। तो लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड में, जिसमें जो इंश्योर्ड है वो एक प्रीमियम पे करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और अगर उस टाइम पीरियड में उसको कोई लॉस हो जाता है तो वो जो इंश्योरर है वो उसको एज अ कंपनसेशन पे करेगा। और जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या हो सकता है उस लॉस की वजह से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी हो, उसको वो ठीक कर देता है। तो हम कह सकते हैं जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि नेम ऑफ द पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, द सम फॉर विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड पीरियड ऑफ इंश्योर्ड। एक्सक्यूज मी हाँ मैम। जी, हाँ जी। मैम आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है बहुत। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें मेन क्या क्या एक तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, हम कह सकते हैं। फर्स्ट इज नेम ऑफ द पार्टीज, मीन्स मैंने अपने घर का करवाया तो मेरा नेम होना चाहिए उसमें। फिर जो प्रॉपर्टी मैंने करवाई है उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मान लो मैंने अपनी शॉप का इंश्योरेंस लिया है या घर का लिया है तो वो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। फिर सम फॉर विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, मीन्स मेरा घर अगर 50 लाख का है तो मैंने कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया है, 50 का करवाया है, 40 का करवाया है, तो वो भी बताना पड़ेगा। प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, कितना प्रीमियम मैं पे करूंगी उसके लिए, एंड पीरियड अगेंस्ट इंश्योर्ड, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए। मोस्टली जो भी लाइफ फायर इंश्योरेंस या मैरीन इंश्योरेंस होती है वो हमेशा 1 ईयर के लिए होती है। आपने कहीं भी व्हीकल्स की करवाई हो तो उनमें भी 1 ईयर होता है, ठीक है। पर इसको आप बढ़ा सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार कहा 1 साल है तो 1 साल ही है, आप देखो साथ ही साथ रिन्यू होती रहती है। हम मान के चलते हैं क्योंकि चेंज होती रहती है। अब मैंने नया स्कूटर लिया फॉर एग्जांपल, मैंने उस आज वो 50,000 का मैंने नया परचेज किया है तो मैंने साथ ही इंश्योरेंस करवा दी। आज जो इंश्योरेंस का रेट है वो ज्यादा होगा, प्रीमियम का रेट ज्यादा होगा। अगले साल 1 साल से वो चल रही है तो वो आप लगा लो 10% डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि 50,000 का स्कूटर में अगर 5,000 मेरा डेप्रिशिएट हो गया तो अब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 45,000। तो प्रीमियम कितने पे लगेगा, 45 पे लगेगा, तो ऑब्वियस है प्रीमियम भी कम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। अभी भी नहीं आ रही? नॉट ऑडिबल? मैम बहुत ड्रॉप हो रही है वॉइस। यस मैम। कनेक्शन, आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें। हाँ जी, आ रही है अब? हेलो? नो मैम ड्रॉप हो रही है अभी भी। चलिए सुनिए आगे। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटनिंग बहुत ड्रॉप हो रहा है। एंड एक्सप्लोजन। जो फायर इंश्योरेंस है वो हम किसके अगेंस्ट ले सकते हैं, लॉस बाय फायर हो जाए, लाइटनिंग हो जाए या कोई एक्सप्लोजन हो जाए। फायर इंश्योरेंस सुनाई नहीं दे रहा कुछ। मैम समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस बहुत ड्रॉप हो रही है। मैम रिपीट करना। हाँ, बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम अब आ बहुत रही है, अब ड्रॉप आ हो रही रही है। है।
बहुत ज्यादा कट रही है वॉइस आपकी। पता नहीं बेटा, मैं तो वहीं बैठी हूँ जैसे पहले पढ़ा रही थी, वहीं पढ़ा रही हूँ। वो कनेक्शन की हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ पढ़ाने लगते हो तब वॉइस कटती है। अब ठीक आ रही है अगर अब बोल रही हूँ मैं? अब तो सही आ रही है। फिर ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? चलो मैं आराम आराम से बोलती हूँ, शायद ऐसे आ जाए। है ऐसे ठीक है? फायर इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो कवर करती है लॉस बाय फायर, और जो लॉस बाय फायर है इट शुड बी एक्सीडेंटल होनी चाहिए, नॉट इंटेंशनल। मींस कई बार हम जानबूझ के अपने उसको आग लगा देते हैं, फायर लगा देते हैं ताकि हमें लॉस कवर अप हो जाए। तो जो इंश्योरेंस क्लेम वाले होते मैम हैं, अभी भी हो रही है ड्रॉप। इसमें तो ठीक दिखा रहा है कनेक्शन, ऐसा वो बाय चांस हो रहा है। हाँ जी, अब देख सुनिए, देखिए आ रही है। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरर in consideration of premium paid make a good any loss or damage caused by fire during a specified मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।